गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पेशेंट विद द हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर क्या है बेसिकली। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये कंट्रोल कैसे होता है, क्या कोई मैकेनिज्म है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इज देयर एनी मैकेनिज्म दैट कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। अगर डेविएशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या चीज़। तो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स और प्रेशर दैट द ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। व्हाट इज ब्लड वेसल? बेसिकली ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल, जब हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टीरियल सिस्टम ऑफ द बॉडी, नॉट वेनस सिस्टम ऑफ द बॉडी। वाई? बिकॉज जब भी ब्लड प्रेशर की हमने बात करनी है तो उसका मतलब है कि जो ब्लड प्रेशर है वो आर्टीरियल सिस्टम में लिया जाता है, ना कि वेनस सिस्टम के अंदर लिया जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो हार्ट है ना, जो पंपिंग ऑर्गन है, उसका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जब ब्लड को पंप करता है ना तो वो ब्लड जाता है एओर्टा के अंदर। तो एओर्टा के अंदर ना कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होती है, एक्सपेंड होता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, एओर्टा एक्सपेंड करेगा। जैसे एओर्टा एक्सपेंड करता है ना तो वो एक प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। दैट प्रेशर जो कि हम आर्टीरियल सिस्टम के अंदर मैयर कर रहे होते हैं, या फोर्स ऑफ द ब्लड दैट इज मैयर्ड इन द आर्टीरियल सिस्टम या ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। वेल, गॉट इट? ओके। So there are two types, mainly two types of blood pressure. One is systolic blood pressure, other one is diastolic blood pressure. Systolic and diastolic blood pressure. Mainly the systolic blood pressure is taken when the left ventricle contracts and pushes all the bloods into the aorta. That is known as systolic blood pressure. In other words, कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्ट करने के रिजल्ट में वो अपना ब्लड एओर्टा के अंदर भेजेगा और एओर्टा एक्सपेंड करेगा, डायलेट करेगा टू कंपनसेट दैट ब्लड। तो उस टाइम जो हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, जो प्रेशर ले रहे होते हैं, दैट प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। गॉट इट? ओके। नो, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जब वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के बाद या कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल में लिया जाता है, या जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, द फेज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, उस टाइम जो प्रेशर मेजर किया जाता है इन द आर्टीरियल सिस्टम इज नोन एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो वी कैन से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज टेकन ऑन द contraction of the ventricles and diastolic blood pressure is taken on the complete cardiac diastole of the patient. ओके। तो इसके अलावा एक होता है पल्स प्रेशर। अब बेसिकली पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर ये होता है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वो प्रेशर जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्ट करने के रिजल्ट में जब हम ब्लड प्रेशर को ले रहे होते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि नॉर्मली एक अडल्ट के अंदर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिया जाता है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, एक नॉर्मल अडल्ट के अंदर वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिया जाता है। गेट इट? तो इनका जो डिफरेंस होता है लाइक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का, दैट प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर। ओके। तो वी कैन से कि पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वी आर ऑलरेडी डिस्कस दैट systolic blood pressure is 120 millimeter of mercury and diastolic is 80 millimeter of mercury. The difference will be 40 millimeter of mercury. That pressure is pulse pressure. One more term is mean arterial blood pressure. Basically, mean arterial blood pressure is that pressure that is taken, the average pressure that is taken in the arteries of the patient during one complete cardiac cycle. And what is cardiac cycle? Cardiac cycle basically comprises of three phases.
One is arterial contraction, ventricle contraction and complete cardiac diastole या complete cardiac relaxation. एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा और एक कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होगा। ये जो फेजेस हैं इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड है और वो 0.8 सेकेंड के अंदर जो हम प्रेशर एवरेज प्रेशर ले रहे होते हैं उस प्रेशर को हम कहते हैं कि ये मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है। दैट इज शोन ऑन द कार्डियक मॉनिटर। आप लोगों ने देखा होगा कि कार्डियक मॉनिटर के ऊपर एक प्रेशर आ रहा होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ रहा होता है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आ रहा होता है, लेकिन उसके नीचे भी एक प्रेशर आ रहा होता है। दैट इज नॉट अ पल्स प्रेशर। वो बेसिकली क्या होता है, वो एक मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होता है और उसकी बेस पे डॉक्टर्स ये देख रहे होते हैं कि उनका मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। अगर मोर देन 50 आ रहा है तो मीन नो नीड टू वरी, अगर लेस देन 50 आ रहा है तो मीन वी हैव टू वरी अबाउट दैट पेशेंट्स कंडीशंस। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिससे हम इस मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी कार्डियक मॉनिटर के अंदर, अगर हम कार्डियक मॉनिटर की बात करें तो उसके अंदर ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है। अब वो जो कैलकुलेटेड मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है उसके लिए जो फार्मूला है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस हाफ ऑफ द पल्स प्रेशर। वी कैन मोर एलेबोरेट इनटू अदर वर्ड्स, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 इनटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो पल्स प्रेशर हमने ये कहा था कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज वेल एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पल्स प्रेशर, तो इस पल्स प्रेशर की जगह हम 1/3 इंटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये भी लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नो moving towards next slides, normal values of the blood pressure. What are the normal values of the blood pressure in an adult? Depending on the age, depending in the males as well as age of the females, depending on the age, weight and height, the blood pressure varies from person to person. In specific age, like systolic blood pressure is 100 millimeter of mercury in the age of 10 to 15 years. And in the female same age 10 to 15 years of age it will be 80 millimeter of mercury, and systolic blood pressure will be 60 millimeter of mercury having the same age 10 to 15 years, and in the female it will be 40 millimeter of mercury. So these are pressures that varies with the passage of age from age to age. Male have different blood pressure values rather than females. Sometimes in other conditions, like a patient is suffering from hypertension, it varies. If patients having a condition of hypotension, fluid volume deficit, dehydration, its values varies. If a human being having normal fluid level, then its blood pressure will be falls in that range. Okay, control of blood pressure. Basically, there are two mechanisms that control the blood pressure. One is short-term control mechanism, other is long-term control mechanism. In the short-term control mechanism, the blood pressure is controlled in second to minutes. जो short term control mechanism होता है उसमें जो blood pressure है वो seconds to minutes के अंदर control हो रहा होता है। ओके, उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। लाइक पहला जो मैकेनिज्म है उसको कहा जाता है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। वी विल आल्सो इलेबोरेट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स कि व्हाट इज बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये बेसिकली एक रिफ्लेक्स होती है जिसमें जो प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं और काफी एओर्टा के ऊपर वो क्या करती हैं कि जैसे ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है वो अपना ब्लड को भेजता है एओर्टा के अंदर। अब वो जो एओर्टा है ना उसमें उसके ऊपर आर्क ऑफ एओर्टा के अंदर या कैरोटिड साइनस के अंदर कैरोटिड बॉडीज के अंदर प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं। दैट प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स आर नोन एज बैरोरिसेप्टर्स। अब ये जो बैरोरिसेप्टर्स हैं इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने वो जो प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल जितने प्रेशर के साथ अपना ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल जितने प्रेशर के साथ ब्लड को एओर्टा के अंदर भेज रहा है उसको इन्होंने सेंस करना होता है, मेजर करना होता है। These pressure sensitive nerve endings are known as baroreceptors. कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। कीमोरिसेप्टर्स ने क्या करना होता है, इन्होंने केमिकल चेंजेस को मॉनिटर करना होता है। दो तरह से होते हैं, वन इज सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स एंड अदर इज
पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। अब जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो ब्रेन में पड़े होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पड़े होते हैं, और जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच हुए पड़े होते हैं। अब इन्होंने बेसिकली किस चीज़ को मॉनिटर करना होता है, इन्होंने ऑक्सीजन के लेवल को मॉनिटर करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मॉनिटर करना होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना होता है, एंड वी कैन आल्सो से कि इन्होंने पीएच को भी मॉनिटर करना होता है। तो दीज आर कीमोरिसेप्टर्स। And third one is hormonal control. Hormones are released as epinephrine as well as norepinephrine. They have also effect on the heart as well as on the blood vessels. तो ये blood vessel के ऊपर भी एक्ट कर रही होती हैं और हार्ट के ऊपर भी एक्ट कर रही होती हैं। मोस्टली आप लोगों ने ये सुना होगा कि अगर किसी भी पेशेंट्स का आफ्टर सर्जरी या ड्यू टू एनी प्रॉब्लम एनी रीजन उसका हार्ट रेट कम हो रहा है ना, तो उसको एट्रोपिन एड्रीनलिन का इंजेक्शन लगा दें। तो वी कैन आल्सो से कि जो एड्रीनलिन है ये एपिनेफ्रीन है, ये क्या करती हैं, ये बेसिकली हार्ट रेट को बढ़ा रही होती हैं। अब हार्ट रेट बढ़ेगा, अल्टीमेटली अगर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, वेनस रिटर्न बढ़ी हुई है, तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी। अब बेसिकली जो ब्लड है ना, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वन इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, अदर इज कार्डिक आउटपुट। अब जितनी ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होएगी उतना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा, जितनी ज़्यादा वेनस रिटर्न होएगी ड्यू टू पेरिफेरल रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होएगी। कार्डिक आउटपुट तो ज़्यादा होएगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा। ओके, दैट वाज शॉर्ट टर्म कंट्रोल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लॉन्ग टर्म कंट्रोल। जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है ना, इसमें मिनट टू आवर्स में कंट्रोल हो रहा होता है ब्लड प्रेशर। होता कैसे है बेसिकली, इसके लिए भी किडनी कर रही होती है थ्रू एरास सिस्टम, किडनी and renin angiotensin aldosterone system. We will also discuss RAS system on the next slides कि ये RAS system होता क्या है। इसके अलावा ADH का लेवल है, ADH stands for एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है बेसिकली, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा होता है और किडनी के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। किडनी के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स पड़े होते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर या कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। दैट स्मॉल पोर्स आर नोन एज एक्वापोरेंस। तो इसने क्या करना होता है, एडीएच ने वो जो स्मॉल पोर्स होते हैं जहाँ से यूरिन फॉर्म होने के बाद कैलस माइनर मेजर कैलसिस में आने के बाद यूरेटर में आ रहा होता है, इसने क्या करना होता है, इसने वो एक्वापोरेंस को ब्लॉक कर देना होता है। अब जैसे एक्वापोरेंस ब्लॉक होंगे तो वो वाटर जो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा था, दैट विल बी इनहिबिटेड। तो एडीएच ने क्या किया, यूरिन को कंसंट्रेट कर दिया। ये इन अदर कंडीशंस अगर बॉडी के अंदर हाइपोवोलीमिक की कंडीशन है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की कंडीशन है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, अगेन एडीएच विल बी रिलीज्ड। अगर हाइपरवोलीमिया की कंडीशन है तो दैट विल बी इनहिबिटेड। इसके अलावा एएनपी है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, दैट इज ए हार्मोन। ये रिलीज हो रहा होता है बेसिकली हार्ट के से। हार्ट में कार्डियोमायोसाइट्स पड़े होते हैं, वो एएनपी को रिलीज करती हैं, लेकिन ये क्या करता है, ये एल्डोस्टोन को एंटागोनाइज करता है। एल्डोस्टोन किडनी से सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, रिटेन करवाता है, लेकिन एएनपी क्या करता है, एएनपी उसको अपोज करता है, उसका एंटागोनिस्ट है। लेकिन ये जो एएनपी है ये हाई ब्लड प्रेशर के अंदर रिलीज होता है, लेकिन अगर लो ब्लड प्रेशर होगा दैट विल बी इनहिबिटेड। गेट इट? ओके, when
ओके नेक्स्ट हो जाए उधर नजर आएगा। Okay, I'm back. We are discussing about short-term control and long-term control. तो शॉर्ट टर्म में हमने ये डिस्कस किया है कि ये बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होती है, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स होती है, एज वेल एज हार्मोनल कंट्रोल होता है। हार्मोनल कंट्रोल के अंदर ये एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन का रोल आ जाता है। और लॉन्ग टर्म के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि ये मिनट टू आवर्स में कंट्रोल हो रहा होता है, एज वेल एज किडनी एंड रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इसको मॉनिटर कर रहा होता है, एडीएच रिलीज हो रहा होता है और एएनपी रिलीज हो रहा होता है। तो नेक्स्ट बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स बेसिकली वो रिफ्लेक्स है जिसने ब्लड प्रेशर को सेकंड के साथ मॉनिटर करना होता है। हर लेफ्ट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के साथ द ब्लड प्रेशर इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये हर कंट्रैक्शन के साथ ब्लड को मॉनिटर कर रही होती हैं। अब जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा ना, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि फायरिंग ऑफ वेंट्रिकल ज़्यादा होएगी और उसके रिजल्ट में जो एओर्टा है उसको ज़्यादा एक्सपेंड होना पड़ेगा। अब जैसे ज़्यादा एक्सपेंड होएगा तो ये जो मैसेज है ये कन्वे होएगा सीवीसी को, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को ये मैसेज कन्वे होएगा। तो उसको बताया जाएगा कि भाई जो ब्लड प्रेशर है ये ज़्यादा हो चुका है। अब ज़्यादा होने के रिजल्ट में, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के रिजल्ट में क्या होगा कि वो क्या करेगा, वो जो प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स थी उन्होंने मैसेज कन्वे किया, मैसेज कन्वे सीवीसी को किया। सीवीसी ने क्या किया, सीवीसी ने जाके सिंपैथिक डोमेन को एक्टिवेट करवा दिया। सिंपैथिक डोमेन में दो चीज़ें आती हैं, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवा दिया। नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती है, वन इज सिंपैथिक डोमेन, अदर इज पैरासिम्पैथिक डोमेन। अब जो सिंपैथिक डोमेन है ना, उसने क्या करना होता है, उसने हार्ट रेट को बढ़ाना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाना होता है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाना होता है। लेकिन अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, तो उसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पे सीवीसी ने क्या किया कि ऑलरेडी प्रेशर जो जनरेट हो रहा होता है एओर्टा के अंदर वो ऑलरेडी ज़्यादा है। उन्होंने असेस किया कि भाई जो प्रेशर जनरेट हो रहा था दैट वाज इंक्रीज्ड। तो ये मैसेज कन्वे हुआ सीवीसी को, सीवीसी ने एएनएस को बताया, एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, पैरासिम्पैथिक डोमेन को एक्टिवेट कर दिया। अब पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी जैसे ही एक्टिवेट होएगी तो उसने क्या करवाना है, उसने हार्ट रेट को कम करवाना शुरू कर देना है, पेरिफेरल वेजो डायलेशन करवाना शुरू कर देनी है। हार्ट रेट कम होएगा, पेरिफेरल वेजो डायलेशन कम ज़्यादा होएगी, इसके रिजल्ट में वेनस रिटर्न कम होएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने के रिजल्ट में कार्डिक आउटपुट कम होएगी, कार्डिक आउटपुट कम होएगी, तो एट द एंड जो ब्लड प्रेशर है दैट विल बी नॉर्मलाइज्ड। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया था, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के रिजल्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कंट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा था, ब्लड ज़्यादा आ रहा था, उसने उतनी फोर्स के साथ उसको कंट्रैक्ट किया। अब जैसे ही फोर्सफुली उसने ब्लड को इजेक्ट किया तो वो ब्लड एओर्टा के अंदर मूव किया। अब एओर्टा को ज़्यादा एक्सपेंड होना पड़ा। अब एओर्टा के ऊपर, आर्क ऑफ एओर्टा के ऊपर प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं, दैट प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स आर नोन एज बैरोरिसेप्टर्स। अब बैरोरिसेप्टर्स ने क्या किया, इनको पता चल गया कि पीछे प्रेशर ज़्यादा हो चुका है, एओर्टा ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, तो ये मैसेज उन्होंने सीवीसी को फॉरवर्ड किया, सीवीसी को कन्वे किया। सीवीसी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर इज कनेक्टेड विद द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो डिवीजन आती हैं, वन इज सिंपैथिक डिवीजन, अदर इज पैरासिम्पैथिक डिवीजन। अब जो सिंपैथिक डिवीजन और पैरासिम्पैथिक डिवीजन है ये एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। जो सिंपैथिक डोमेन है वो हार्ट रेट को बढ़ाती है, फाइट और फ्लाइट मोड के अंदर एक्टिवेट होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है, वेनस रिटर्न बढ़ाती है, कार्डिक आउटपुट बढ़ाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाती है, पेरिफेरल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करती है, तो उसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है।
लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ था, तो या तो ये करवा देगा कि जो इसकी एक्टिविटी थी सिम्पैथेटिक डोमेन की उसको कम करवा देगा, या ये करेगा कि जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है उसको बढ़ा देगा। अब इसने क्या किया कि सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कम करवा दिया और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा दिया। अब जैसे ही सिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम होएगी तो जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस थी वो कम होना शुरू हो जाएगी। जो ऑलरेडी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। जो ऑलरेडी कार्डिक आउटपुट बढ़ी हुई थी, कार्डिक आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगी। उसके साथ जो हार्ट रेट बढ़ा हुआ था वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो एट द एंड कार्डिक आउटपुट कम होएगी, बेसिकली हार्ट रेट कम होएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, कार्डिक आउटपुट कम होएगी, कार्डिक आउटपुट कम होएगी तो एट द एंड ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट क्या है? बेसिकली जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट करता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड एओर्टा के अंदर भेजता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जब पर बीट जितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट हो रहा होता है, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर कंट्रैक्शन, या एक बीट के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल जितना ब्लड इजेक्ट करके एओर्टा के अंदर भेज रहा होता है, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट क्या है कि कार्डियक आउटपुट वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट के अंदर ब्लड को इजेक्ट कर रहा होता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। अब मैंने ऑलरेडी अब आपसे डिस्कस किया था कि बेसिकली जो ब्लड है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वन इज कार्डियक आउटपुट, अदर इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होएगी, जितनी ज़्यादा प्रेशर पेरिफेरल रेजिस्टेंस होएगी, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसने क्या किया था, इसने पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी कम कर दिया, कार्डियक आउटपुट को भी कम कर दिया। तो दोनों के कम होने से ब्लड प्रेशर विल बी नॉर्मलाइज्ड है। अब इसको अगर अपोजिट देखें तो जब ब्लड प्रेशर लो होएगा, ब्लड प्रेशर लो होने के रिजल्ट में वेनस रिटर्न कम होएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होएगा, कार्डियक आउटपुट कम होएगी। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड इजेक्ट करेगा ना, तो वो ब्लड आता है एओर्टा के अंदर। तो एओर्टा के ऊपर पड़ी होती है प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स। तो वो प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स ने असेस किया कि जो एओर्टा है वो कम एक्सपेंड हो रहा है। अब एओर्टा के कम एक्सपेंड होने की वजह से वो जो प्रेशर सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स थी, उन्होंने मैसेज कन्वे किया सीवीसी को, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर को वो मैसेज कन्वे किया कि जो एओर्टा है ना वो कम एक्सपेंड हो रहा है। उन्होंने क्या किया, उसने जाके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सिम्पैथिक डोमेन को एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही उनको पता चला कि ब्लड प्रेशर कम था, एओर्टा कम एक्सपेंड हुआ, आर्क ऑफ एओर्टा के ऊपर बैरोरिसेप्टर्स पड़े थे, बैरोरिसेप्टर्स ने ये मैसेज सीवीसी को कन्वे किया, सीवीसी ने ये मैसेज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को किया कन्वे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, जो सिम्पैथिक डोमेन थी उसको एक्टिवेट कर दिया और पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी को कम कर दिया। जैसे ही सिम्पैथिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसके रिजल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, बेसिकली वेनस रिटर्न बढ़ेगी ड्यू टू इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस में ब्लड वेसल का डायमीटर कम होएगा तो वेनस रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगी। वेनस रिटर्न बढ़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो साथ में हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी तो एट द एंड ब्लड प्रेशर विल बी नॉर्मलाइज्ड। ये दो कंडीशंस हैं जिसमें जो बैरोरिसेप्टर्स हैं ये सेकंड टू सेकंड वो ब्लड जो आर्क ऑफ एओर्टा या लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट हो रहा होता है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। गेट इट? ओके। नेक्स्ट है कीमोरिसेप्टर्स। मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कीमोरिसेप्टर्स आर केमिकल सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स। अब इन्होंने केमिकल्स में क्या चीज़ें असेस करनी होती हैं, वन इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अदर इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, third one is partial pressure of oxygen, and we can also say if we eliminate the hydrogen ion concentration we can say pH level of pH it also maintained by या measured by chemoreceptors। अब ये कैसे मेजर करते हैं, आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टुवर्ड्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा उतनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब किसी भी ब्लड वेसल के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर अगर ब्लड सप्लाई कम होएगी, ब्लड सप्लाई कम होएगी तो उसका मतलब है कि उस एरिया के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है उसका लेवल कम जा रहा है, उसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। वी कैन से कि ऑक्सीजन का लेवल जब कम होएगा तो उस जगह पे हाइपोक्सिया की कंडीशन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अब हाइपोक्सिया में क्या होगा कि ऑक्सीजन के लेवल कम होएगा लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी रेट के साथ
उस टिश्यू के अंदर, उस सेल के अंदर जनरेट हो रही होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसने ट्रांसपोर्ट होना होता है, ट्रांसपोर्ट होना होता है और एलिमिनेट होना होता है बॉडी से। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन चाहिए होती है, और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल के आ रही होती है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब उसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही आती है तो जो ऑक्सीजन है वो स्प्लिट आउट हो जाती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के अगेन ब्लड का हिस्सा बन के किडनीज में इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्ब्स, और लंग्स में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये इलिमिनेट हो, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये इलिमिनेट हो जाती है, एंड 7% फ्रॉम द डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होएगा तो उसके रिजल्ट में वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जनरेशन है वो एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ जनरेट हो रही होती है। उसको इलिमिनेट करने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए होती है। अब जब ऑक्सीजन कम आ रही है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता जाएगा। जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इलिमिनेट नहीं होएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इलिमिनेट नहीं होएगी तो उस एरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा। अब जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पीएच का लेवल लो होता जाएगा। तो इस कंडीशन को कहा जाता है एसिडोसिस। तो जब एसिडोसिस की कंडीशन होगी तो कीमो रिसेप्टर्स ये क्या करते हैं, ये केमिकल सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं, इन्होंने एसेस किया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया है। तो ये मैसेज इन्होंने सीवीसी को बताया। अब सीवीसी ने क्या किया, सीवीसी ने उसको पता चल गया कि वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो चुका है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो चुका है। ब्लड प्रेशर कम होने के रिजल्ट में इसने क्या किया, इसने हार्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया, इसने स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाना शुरू कर दिया, इसने कार्डिक आउटपुट को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो उसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आ जाए इसके अपोजिट कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा तो उसका मतलब है कि उस एरिया के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है तो उसको इलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी प्रोड्यूस हो रही थी उससे ज़्यादा इलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी। अब ये मैसेज अगेन सीवीसी को कन्वे होगा, सीवीसी कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, और सीवीसी क्या करेगी, ये मैसेज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कन्वे करेगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वो जो पहले हार्ट रेट बढ़ा था उसको हार्ट रेट को कम करवा देगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा था स्ट्रोक वॉल्यूम को कम करवा देगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी थी उसको कम करवा देगा। तो उसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? दैट इज ए रास सिस्टम, रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये कैसे कंट्रोल करता है, हमने दो चीजें डिस्कस की हैं पहले, वन वाज कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स and other was baroreceptor reflex, chemoreceptor reflex as well as baroreceptor reflex. Third one is long term control of blood pressure. अब जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर है ये कैसे होता है, ये हमने डिस्कस किया है कि रास सिस्टम के थ्रू होता है, किडनी रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कर रहा होता है, एडीएच कर रहा होता है, एज वेल एज एएनपी कर रहा होता है। एएनपी स्टैंड्स फॉर एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, दैट इज ए हार्मोन secreted from the cardiomyocytes. Okay, we will discuss about the RAS system. RAS system basically क्या है कि अगर हम एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स देखें, एक नेफ्रॉन को लें तो उसके अंदर हम जो यू शेप बन रही होती है उस यू शेप को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर अपरेटस। अब ग्लोमेरुलर अपरेटस कंटेन्स थ्री पार्ट्स, वन इज मेकोला डेंसा, अदर इज मेसेंजियल सेल, थर्ड वन इज जेसी सेल, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ये तीन चीज़ें पड़ी होती हैं। अब जो मेकोला डेंसा है ना, मेकोला डेंसा ने क्या करना होता है कि साल्ट कंटेंट ऑफ द ब्लड को मॉनिटर करना होता है। साल्ट कंटेंट ऑफ द ब्लड इज मॉनिटर्ड इन द किडनी इन द पॉट ऑफ मेकोला डेंसा। अब जैसे ही साल्ट कंटेंट ऑफ सोडियम कम होएगा तो सोडियम इज अ वाटर लवर। सोडियम क्या करता है, जहाँ सोडियम होएगा वहाँ वाटर आएगा। तो जब पता चलेगा कि सोडियम का कंटेंट कम हो गया है, और आज सिस्टम के जो इंडिकेटर्स हैं उसमें
पहला जो इंडिकेटर है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो गया, दूसरा लो ब्लड प्रेशर होएगा, तीसरा इंडिकेटर जब सोडियम का लेवल कम होएगा, चौथा इंडिकेटर जब पोटाशियम का लेवल हाई होएगा। ये 4 इंडिकेटर्स हैं जो रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। ओके, तो जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होएगा या ब्लड वॉल्यूम कम होएगा या बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन होएगी, तो ये जो सोडियम का कंटेंट है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब मैकुला डेंसा इसको असेस करेगा। मैकुला डेंसा बताएगा जेसी सेल को या एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। अब जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल क्या करेंगे, रीनन को रिलीज करेंगे। अब बेसिकली रीनन इज रिलीज फ्रॉम एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल और इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, मैकुला डेंसा कर रहा है। अब एक प्रोटीन दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लीवर, दैट प्रोटीन इज नोन एज एंजियोटेंसिनोजन। ये ब्लड के अंदर फ्री फॉर्म में फ्लॉट कर रही होती है और ये हर टाइम लीवर जो है जनरेट कर रहा होता है इसको। इसका जो फंक्शन है दैट इज अननोन, लेकिन जैसे ये रीनन के साथ मिलती है तो दैट विल कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 1। अगेन कि जो एंजियोटेंसिनोजन है ये एक प्रोटीन है दैट इज सिंथेसाइज्ड, that is released from the liver and circulate into the blood. Okay, तो renin is released from juxtaglomerular cell। juxtaglomerular cell renin को रिलीज करेंगे, एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन लीवर से सिंथेसिस होएगी, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। जैसे ये दोनों आपस में मिलेंगे तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। ये दोनों के मिलने से एक प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट एंजियोटेंसिन 1 कहलाता है। अब जो एंजियोटेंसिन 1 है इसका रोल अननोन है, लेकिन सर्टेन बुक सेज दैट कि ये पार्शली वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करवाता है, कि बॉडी के अंदर ये पार्शली वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करवाता है। एंजियोटेंसिन 1 ने कन्वर्ट होना होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब एंजियोटेंसिन 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इन द प्रेजेंस ऑफ ACE। ACE इज ए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहाँ से आ रहा होता है, ये आ रहा होता है लंग से या पल्मोनरी ब्लड से। लंग से रिलीज होने के बाद ये पल्मोनरी ब्लड में आएगा, पल्मोनरी ब्लड में आने के बाद ये ब्लड में मिक्स होके एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है। पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर का मतलब है कि ये वाइड स्प्रेड स्ट्रांगली वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करवा देता है। और दूसरा ये काम करता है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवा देता है। जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है तो ये क्या करता है कि एल्डोस्टेरोन सोडियम को एपिकल सेल मेम्ब्रेन इनटू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और एज वेल एज फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स ये सोडियम और वाटर को रिटेन करवाना शुरू कर देता है। एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि जो ये रॉ सिस्टम है ये बनता कैसे है। बेसिकली एक प्रोटीन होती है दैट इज सिंथेसिस फ्रॉम द लीवर, दैट प्रोटीन इज नोन एज एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन प्रोड्यूस होने के बाद या रिलीज होने के बाद ब्लड के अंदर फ्री फ्लॉट कर रही होती है। अब जैसे ही इंडिकेटर्स, रीनन रिलीज होने के इंडिकेटर्स जो कि सोडियम का लेवल कम होना है, पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होना है, बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट्स होता है, हाइपोवोलीमिया की कंडीशन होती है, लो ब्लड प्रेशर होता है, तो ये ट्रिगर करते हैं। मैकुला डेंसा असेस करके सोडियम के लेवल को बता रहा होता है कि सोडियम का कंटेंट बॉडी के अंदर कम हो गया, ब्लड के अंदर कम हो गया है। तो ये मैकुला डेंसा क्या करते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल जेसी सेल को एक्टिवेट कर देते हैं। जेसी सेल क्या करता है, रीनन को रिलीज करता है। अब एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन ऑलरेडी ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रही थी, ये कंबाइन करते हैं एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन प्लस रीनन, दैट विल कंबाइन टू फॉर्म एंजियोटेंसिन 1। अब जो एंजियोटेंसिन 1 है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ ACE। ACE क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। ये कहाँ से आ रहा होता है, ये बेसिकली लंग से आ रहा होता है, ये पल्मोनरी ब्लड से आ रहा होता है। जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है। पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर का मतलब है कि ये वाइड स्प्रेड स्ट्रांगली वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करवा देता है। जो ब्लड वेसल्स है उनका स्ट्रांगली डायमीटर कम करवा देता है। उसके साथ एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर जैसे ही एक्ट करेगा वहां से ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। अब एल्डोस्टेरोन ने क्या करना होता है, ये बेसिकली जैसे ही एपिकल मेम्ब्रेन पड़ी होती है, एपिकल सेल मेम्ब्रेन इन द DCT एज वेल एज इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वहां से सोडियम एलिमिनेट होना होता है। ये वहां से सोडियम और वाटर को रिटेन करवाना शुरू कर देता है, रीअब्जॉर्ब करवाता। जैसे सोडियम और वाटर का लेवल बढ़ता है तो अल्टीमेटली फ्लूइड वॉल्यूम का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है।
फ्लूइड वॉल्यूम का लेवल बढ़ेगा तो उसके रिजल्ट में वेनस रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगी। वेनस रिटर्न बढ़ेगी तो एट द एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा या नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। दैट वाज अबाउट द RAS सिस्टम या रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो मूविंग टुवर्ड्स ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ADH क्या करता है? इसका अदर नेम है वेजोप्रेसन, आल्सो नोन एज वेजोप्रेसन। इसका फंक्शन क्या है कि ये यूरिन की प्रोडक्शन को काम करता है, स्वेटिंग को कम करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाता है। अब बेसिकली बॉडी के अंदर ना ओस्मो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। ओस्मो रिसेप्टर्स ने क्या करना होता है कि बॉडी की जो ओस्मोलैरिटी है, जो वाटर का कंटेंट है, उसको मॉनिटर करना होता है। अब जो नॉर्मली एक सेल है, लिविंग सेल है, उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो 90 से 92% है। अब इन्होंने क्या करना होता है, ओस्मो रिसेप्टर ने उस वाटर के कंटेंट को मॉनिटर करना होता है कि कहीं कम तो नहीं हो रहा, ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर कम होगा तो एडीएच को रिलीज करवा देगा, अगर ज़्यादा होगा तो एडीएच के लेवल को कम करवा देगा। अगर वाटर का लेवल कम होगा तो एडीएच को रिलीज करवाएगा, अगर वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो एडीएच को इनिबिट करवा देगा। तो ये रिलीज कब कब होएगा? जब डिहाइड्रेशन होएगी तो एडीएच रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जब ओवर हाइड्रेशन हो जाएगी, मीन फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है या किसी वजह से फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, तो एडीएच विल बी इनिबिटेड। अब होता कैसे है? सबसे पहले ये जो ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं ना, इन्होंने डिटेक्ट करना होता है वाटर के कंटेंट को। अब ये जो वाटर का कंटेंट है डिटेक्ट करके इन्होंने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करना होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अगर वाटर का लेवल कम हो चुका है पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होएगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होने के थ्रू ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर पड़ा होता है हाइपोथैलेमस के अंदर, वहाँ से ये एडीएच रिलीज होएगा। एडीएच रिलीज होने के बाद ये क्या करता है? किडनी के अंदर आता है। किडनी में पड़े होते हैं एक्वापोरन्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर या कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जहाँ से यूरन एलिमिनेट हो रहा होता है, यूरन बन के निकल रहा होता है। अब ये क्या करेगा? ये वो एक्वापोरन्स को ब्लॉक कर देगा। जैसे ही ब्लॉक करेगा तो वो जो फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ यूरन एलिमिनेट हो रहा था बॉडी से, वो यूरन को कंसंट्रेटेड कर देगा। वो फ्लूइड जो यूरन की फॉर्म में एलिमिनेट हो रहा था उसको रिड्यूस करवा देगा। दूसरा काम ये करेगा कि बॉडी के अंदर जो स्वेटिंग हो रही थी उसको डिक्रीज करवा देगा। सर्टेन हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा। हार्मोन के रिलीज होने के रिजल्ट में जो बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन होने के रिजल्ट में फ्लूइड वॉल्यूम इवेपोरेट कर रहा था, इनसेंसिबल वाटर लॉस हो रहा था, उसको रिड्यूस करवा देगा। उसको रिडक्शन से भी जो वाटर का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वाटर का लेवल बढ़ेगा, एट द एंड वेनस रिटर्न बढ़ेगी। वेनस रिटर्न बढ़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा या नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर इसके अपोजिट देखें तो जब ओवर हाइड्रेशन हो जाती है या फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव अमाउंट में चला जाता है, ये सपोज कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आपने कोई रिंगर वगैरह या नॉर्मल सलाइन या कोई भी फ्लूइड लगा दिया जो उसका ओवरलोड हो गया है, ओवरलोड होने के रिजल्ट में ये जो एडीएच है ये इनहिबिट हो जाएगा। एडीएच इनहिबिट होएगा, उसको यूरिन आना शुरू हो जाएगा। ये एक ऐसी कंडीशन जिसको डायबिटीज इंस्पाइडस कहा जाता है, उसमें एडीएच प्रोड्यूस ही नहीं होता, तो पेशेंट्स को डाइल्यूटेड यूरिन आना शुरू हो जाता है। इन अदर कंडीशंस अगर डायबिटीज है तो उसमें भी ओस्मोटिक डाययूरेसिस होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे होते हैं। दैट वाज अबाउट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच। ओके, गनी फिर गया नहीं होगा, अब अपना टाइम हो जाएगा। नहीं आ रहा, 2 मिनट तक नहीं आ रहा। ओके, दीज आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो कि ब्लड प्रेशर में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होते हैं। इनमें आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, वन इज़ ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज है। अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसके रिजल्ट में वेनस रिटर्न बढ़ेगी। वेनस रिटर्न बढ़ेगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड। इसके अलावा हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, लेकिन हार्ट रेट अगर बढ़ा हुआ है तो उसके साथ स्ट्रोक वॉल्यूम अगर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, कार्डिक आउटपुट कम होएगी,
कार्डियक आउटपुट कम होने के रिजल्ट में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। गॉट इट? ओके। तो फोर्थ वन इज ब्लड विस्कोसिटी। आपको पता है ब्लड इज ऑलरेडी विस्कस। विस्कोसिटी किस वजह से है? ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, उनकी वजह से ब्लड के अंदर विस्कोसिटी है। अब किसी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई है, ब्लड इजिली मूव ही नहीं कर सकता, तो क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन की एबिलिटी होना शुरू हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड है वो इजिली मूव नहीं कर सकेगा। मूव नहीं करेगा तो जो ब्लड अर्ट है उसको फोर्सफुली जो ब्लड उसके अंदर आ रहा है वो इजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा था? तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दी वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, तो वो मोर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसलिए जो ब्लड विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर अगेन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पेरिफेरल रेजिस्टेंस है। पेरिफेरल अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि जो ब्लड वेसल का डायमीटर था दैट विल बी रिड्यूस्ड, कम होएगा। ब्लड वेसल का डायमीटर कम होएगा, कम होने के रिजल्ट में वेनस रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगी। वेनस रिटर्न बढ़ेगी, एट द एंड कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, या स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। These are pathological conditions जिनके अंदर one condition is increased blood pressure, another is decreased blood pressure, then normal. अब जब increased blood pressure होएगा then normal, that condition is known as hypertension। कि एक ऐसी condition जिसमें जो blood pressure है वो normal से ज़्यादा हो गया है, उस condition को hypertension कहा जाता है। और एक ऐसी condition जिसमें जो blood pressure है वो normal से कम हो गया है, that condition is known as hypotension। अब ये हाइपरटेंशन है, इसके अंदर इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन इज ए सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब वो जो ब्लड प्रेशर है जिसमें हमने कहा था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू मोर देन 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होएगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो मोर देन ये इज इक्वल टू 89 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होएगा, तो उस कंडीशन को हमने कहा था कि ये हाइपरटेंशन है। Hypertension is also defined as the sustained elevation of blood pressure, that is systolic blood pressure is equal to more than 140 millimeter of mercury, and diastolic blood pressure is equal to more than 90 millimeter of mercury। लेकिन some books says कि systolic blood pressure more than the 139 millimeter of mercury and diastolic blood pressure is more than 89 millimeter of mercury। So we can say that the condition exist is a condition of hypertension। There are certain factors, contributing factors that are influencing blood pressure, that increase blood pressure। First one is increase heart rate, stroke volume and cardiac output। If there is an increase of stroke volume, if there is an increase of cardiac output, then definitely blood pressure is increased। कैसे? हमने ये कहा था क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या है? The amount of blood ejected from the left ventricle per minute। Okay। The stroke volume क्या कहा था हमने? कि amount of blood ejected from the left ventricle per contraction। अब per contraction या per minute, लेकिन जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है तो उसको जितनी फोर्स के साथ ब्लड को इजेक्ट करना पड़ेगा वो उतनी फोर्स के साथ ब्लड वेसल के साथ स्ट्राइक करेगा। और हमने डिफाइन ब्लड प्रेशर को किया गया था कि फोर्स ऑफ द ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। तो जितनी कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगी, जितना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना प्रेशर ब्लड वेसल को आर्टीरियल सिस्टम को बेयर करना पड़ेगा, तो उसके रिजल्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरी कंडीशन इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर किसी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ गई है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो मैंने ये कहा था कि सिंपैथेटिक डोमेन के अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन है, वन इज सिंपैथेटिक डिवीजन, अदर इज पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। और मैंने ये भी कहा था कि जो सिंपैथेटिक डिवीजन है दैट विल बी स्टिमुलेटेड इन फाइट एंड फ्लाइट मोड। ये क्या करती है? ये हार्ट रेट को बढ़ाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाती है और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रही होती है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है? हो सकता है किसी वजह से इसकी स्टिमुलेशन हो गई है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल कॉजेस दैट स्टिमुलेट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसके रिजल्ट में जो ब्लड वेसल का नॉर्मल डायमीटर था उससे ये रिड्यूस करवा देगा। जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा। अब जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो उसके रिजल्ट में वेनस रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगा।
वेनस रिटर्न बढ़ेगा, अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, वन इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, अदर इज कार्डिक आउटपुट। जितनी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगी, जितनी पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उतना ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा। जितनी कार्डिक आउटपुट कम होएगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होएगी, उतना ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड वन सिस्टेमिक या पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रक्शन, पूरी बॉडी के अंदर, ये पेरिफ्रीज के अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई है, दैट विल आल्सो इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम एंड सोडियम इनटेक। अगर किसी वजह से आपने सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया है या बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ये अगेन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आप कोई ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें सोडियम का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, सोडियम वाटर लवर है, फोनिकल एरिया को एक्टिवेट करता है, फर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ जाता है। तो अगेन अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो ये सोडियम का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सोडियम वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करने के रिजल्ट में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होना शुरू हो जाएगा, ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन होगी। जब ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो वो ब्लड हार्ट के अंदर आएगा और हार्ट को फोर्सफुली उसको इजेक्ट करवाना पड़ेगा, और जैसे ही फोर्सफुली इजेक्ट करेगा तो उसकी कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ये किसी वजह से रॉस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी हो गई है। अब रॉस सिस्टम ने क्या करना था, सोडियम और वाटर को रिटेन करवाना था, पोटेशियम को एलिमिनेट करवाना था। अगर सोडियम और वाटर रिटेन होते रहेंगे, रिटेन होंगे, तो ये फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज करवा देते हैं। फ्लूइड वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज होएगा तो उसके रिजल्ट में अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी। और उसके अलावा इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, अगर किसी वजह से एड्रीनल कॉर्टेक्स की हाइपर एक्टिविटी हो गई है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा था, अब जैसे ही एड्रीनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो उसके रिजल्ट में एल्डोस्टेरोन रिलीज होएगा। अब जैसे ही एल्डोस्टेरोन रिलीज होएगा, ये क्या करेगा, ये जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, रिटेन करवाएगा, रिटेन करवाएगा तो अगेन ब्लड का हिस्सा बनेगा, ब्लड का हिस्सा बनेगा, वेनस रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगी, वेनस रिटर्न बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट वन इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ एडीएच, किसी वजह से एडीएच का लेवल ज़्यादा हो गया। अब एडीएच ने क्या करना था, एडीएच जाके एक्वापोरन्स को ब्लॉक कर देता है। एक्वापोरन्स कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर पड़े होते हैं। आपने मोस्टली एक्सपीरियंस किया होगा कि स्पेशली इन समर सीजन आप लोग पानी नहीं पीते, अगर पानी नहीं पिएंगे तो एडीएच रिलीज होता रहता है, और एडीएच रिलीज होएगा तो ये क्या करता है कि ये यूरिन को कंसंट्रेट कर देता है। तो इस वजह से आपने मोस्टली एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर सपोज आप पानी ना पिए या ऐसी कंडीशन जो कि समर में कंडीशन होती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, तो एडीएच रिलीज होता रहता है। एडीएच रिलीज होएगा तो ये क्या करेगा कि ये जो वाटर लॉस हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो उसको रीअब्जॉर्ब करवा लेगा। अगर किसी वजह से इसकी हाइपर एक्टिविटी हो गई है, एडीएच की पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हाइपर एक्टिविटी हो गई है, तो वहाँ से एडीएच रिलीज होना शुरू हो गया है, तो ये क्या करेगा, ये स्वेटिंग को भी रिड्यूस करवा देगा, एज वेल एज यूरिन में जो वाटर एलिमिनेट हो रहा था उसको भी रिटेन करवाना शुरू कर देगा। जैसे ही ये वाटर रिटेन होएगा तो ये अगेन ब्लड का हिस्सा बनेगा, ब्लड का हिस्सा बनेगा तो फ्लूइड वॉल्यूम हाइपरवोलेमिया की कंडीशन काज कर देगा, ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन काज कर देगा। ओवर हाइड्रेशन की जैसे ही कंडीशन काज होगी तो उसके रिजल्ट में कार्डिक आउटपुट बढ़ना शुरू हो जाएगी। नाउ कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। Basically, we have two types of hypertension. One is essential or primary hypertension and other is secondary hypertension. अब जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, इसमें जो कॉज होती है अननोन होती है, हमें पता ही नहीं होता किस वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें जो केसेस होते हैं वो 90 से 95% केसेस अननोन कॉज की वजह से आ रहे होते हैं। हम कॉज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, माइट भी वो स्ट्रेस है, माइट भी वो उसका एड्रेनलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, माइट भी उसके किडनी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर प्रॉब्लम है, लाइक उसका एल्डोस्टेरोन ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीट हो रहा है, तो हम काज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें काज का पता ही नहीं होता। तो उसके रिजल्ट में उस अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दैट प्रेशर इज नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन। और सेकेंडरी में ये होता है कि उसमें अगर ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है तो उसमें एक स्पेसिफिक काज होती है,
लाइक रीनल कॉज हो सकती है कि अगर किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या हो सकता है एडीएच का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिएट होता जा रहा है, कोई ट्यूमर है। इसके अलावा किडनी के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स का कोई ट्यूमर है, या हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो देर आर, हो सकता है हार्ट फेलियर की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो देर आर स्पेसिफिक कॉज, अगर हमें स्पेसिफिक कॉज का पता है, दैट कंडीशन इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और उसमें जो फॉल करते हैं पीपल ओनली 5 to 10%, और जो प्राइमरी के अंदर था वो 90 to 95% ऑफ काजेज। और जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसमें जो मेनली एज ली जाती है वो 25 to 55 ईयर्स। ओके, नो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, जो कि नॉर्मल होता है, प्री हाइपरटेंशन होता है, स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, और देन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होती है जिसमें अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है लेस देन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग का जिसका वेट 70 kg होता है उसके अंदर लिया जाता है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर जो नॉर्मल वेट 70 kg है उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ओनली लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए। लेकिन जब प्री हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी तो ये रेंज 120 से लेके 139 तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 से लेके 89 तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर इस रेंज के अंदर फॉल कर रहा है तो दैट इज प्री हाइपरटेंशन, कि उसके अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन इनिशिएट होने लग गई है। और इन स्टेज 1 140 से लेके 159 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि अराउंड अबाउट हम 160 ले रहे होते हैं, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये 90 से लेके 99, जो कि हम मोस्टली 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ले रहे होते हैं। तो जो स्टेज 2 होती है उसमें लेस देन मोर देन इक्वल टू 160 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी इक्वल टू मोर देन 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जब ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है तो उसको कहा जाता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अगर इससे भी कोई एक्सीड कर जाता है, 180 तक चला जाता है, मोर देन 200 प्लस चला जाता है, जो कि अनकंट्रोलेबल होता है, तो उस कंडीशन को हम ये कहते हैं कि ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, दैट इज अनकंट्रोलेबल। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस primary and secondary hypertension and their contributing factors in next lectures. Okay, see you inshallah. Bye bye.